Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and dear students, today we are going to read the chapter 4, that is the electoral politics in civics. First of all, I would like to tell you that this is the chapter number 3 according to the new syllabus, and electoral politics means चुनावी राजनीति. Overview, एक नज़र. In chapter 2 we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. चैप्टर 2 में हमने देखा था कि एक लोकतंत्र की व्यवस्था में खुद प्रत्यक्ष रूप से शासन करना ना तो पॉसिबल है, यानी ना तो संभव है और ना ही ज़रूरी है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स इज फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो आजकल जो एक सामान्य रूप देखने को मिलता है लोकतंत्र का, वो ये है कि लोग अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलवाते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड. इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि हमारे प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाता है. वी बिगिन बाई अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी. हम इस चैप्टर की शुरुआत इस बात से भी करेंगे कि चुनाव क्यों ज़रूरी हैं एंड यूजफुल इन ए डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र के लिए कैसे फ़ायदेमंद है. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज सर्व्स द पीपल. अलग अलग जब राजनीतिक दल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यानी इलेक्टोरल कंपटीशन करते हैं, यानी चुनावी प्रतियोगिता करते हैं, चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, तो इससे जो अलग अलग राजनीतिक दल है वो लोगों की किस प्रकार से सेवा करते हैं. वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. फिर हम इस क्वेश्चन पर आएंगे कि कौन सी चीज़ें चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती हैं. द बेसिक आइडिया है इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. यहाँ पर एक मुख्य विचार ये रहेगा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन को नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से कैसे अलग करके देखा जा सकता है, या इसमें क्या डिफरेंस है, या इसमें क्या अंतर पाया जाता है, यानी लोकतांत्रिक चुनाव और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में क्या अंतर है. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू असेस इलेक्शंस इन इंडिया इन द लाइट ऑफ देयर यार्डस्टिक. तो बाकी का जितना भी चैप्टर है बेटा, वो उसमें ये कोशिश की जाएगी कि भारत में चुनाव कैसे एक ख़ास स्थान रखते हैं. वी टुक लुक एट ईच स्टेज ऑफ इलेक्शंस. हम इलेक्शन की हर स्टेज में ये चेक करेंगे फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि कैसे यहाँ पर अलग अलग चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं और कैसे जो चुनाव का परिणाम है वो घोषित किया जाता है. एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन. हर स्टेज में हमें पूछना चाहिए कि ये कैसे होता है और कैसे चुनाव में ये प्रक्रिया दोहराई जाती है. टुवार्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के अंत में हम इस चीज़ को असेस करेंगे कि जो भारत में इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर हैं, यानी साफ और स्वच्छ माने जा सकते हैं, निष्पक्ष माने जा सकते हैं. हेयर वी ऑल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. यहाँ पर हम चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कैसे भारत में निष्पक्ष और बिल्कुल साफ छवि वाले चुनाव करवाता है. तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, और क्वेश्चन वही है, वाई इलेक्शंस, चुनाव क्यों ज़रूरी हैं. असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा. एक बेटा ये कटिंग दी हुई है न्यूज़पेपर की, और इसमें ऊपर एक टाइटल दिया हुआ है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, यानी हरियाणा के विधानसभा के चुनाव. द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद का समय है. एन एक्सपेक्टेंट क्राउड sitting for the past 5 hours in a choke of the town in waiting for its leader to come. एक बहुत ही उत्साहित भीड़ अपनी प्रिय नेता का इंतज़ार कर रही है और एक चौक के अंदर, एक शहर के चौक के अंदर
भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रिय नेता के आने का। द ऑर्गेनाइजर्स एश्योर एंड reassured the crowd that he would be very soon here any moment। और जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स हैं, यानी जो रैली के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो रैली के प्रबंधक होते हैं, वो भीड़ को बार बार समझा बुझा कर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी समय पर यहाँ पर आते होंगे, तो आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेनेवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे। और ये भीड़ जो है अचानक से खड़ी हो जाती है जैसे ही वहाँ से कोई गाड़ी निकलती है, गाड़ी पास होती है, और उनके मन में ये उम्मीद जाग जाती है कि शायद इसमें तो हमारे लीडर ज़रूर होंगे। इट अराउजेज होप्स दैट ही हैज़ कम। उनके मन में ये उम्मीद जागती है कि जैसे वो आ गए हैं। द लीडर इज़ मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति। और ये लीडर कौन हैं? मिस्टर देवीलाल जी हैं, जो कि हरियाणा के संघर्ष समिति के चीफ हैं। हु हैज़ एट द एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल इन थर्सडे नाइट। जिनको करनाल में बृहस्पतिवार की रात को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी थी, या उसको मीटिंग में अपना भाषण देना था। द 76-year-old लीडर इज ए वेरी बिजी मैन दीज डेज। 76 साल के ये बुजुर्ग नेता बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल इन दिनों के अंदर। हिज डे स्टार्ट्स एट 8 AM। उनका दिन 8 बजे सुबह से शुरू होता है और रात के 11 बजे पर ख़त्म होता है। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग्स सिंस मॉर्निंग। सुबह से वो 9 चुनाव संबंधी जो मीटिंग हैं उनको हैंडल कर चुके हैं, उनमें जा चुके हैं, और अभी भी उनकी कॉन्स्टेंटली जो है एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग में चल रही है। और ये जो पब्लिक मीटिंग में इनकी जो एड्रेसिंग है, यानी भाषण देने की जो प्रोसेस है, ये लगभग पिछले 23 महीनों से जारी है। यानी पिछले 23 महीनों से वो इसी काम में लगे हुए हैं। लगभग 2 साल के नज़दीक से वो रैलियाँ और मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन, ताकि जनता को इसके लिए वो प्रिपेयर कर सकें। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। ये जो आपने न्यूज़पेपर की कटिंग देखी है, ये 1987 के हरियाणा में स्टेट असेंबली इलेक्शन की रिपोर्ट की एक न्यूज़पेपर कटिंग है। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाई अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। उस समय ये 1982 में हरियाणा के अंदर जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। चौधरी देवीलाल जो है ये उसके अपोजिशन लीडर थे, और ये इन्होंने ही एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था न्याय युद्ध, यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी न्याय के लिए संघर्ष। और फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। फिर उन्होंने एक नए दल का निर्माण किया, यानी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने लोक दल। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा। न्याय युद्ध नामक एक मूवमेंट उन्होंने चलाया और इसके साथ साथ एक नई पार्टी बनाई, लोक दल। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। उनकी पार्टी ने दूसरी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक मोर्चा खोला, और किसके खिलाफ खोला? चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ खोला। इन द इलेक्शन कैंपेन, चुनावी जो आंदोलन उस समय चल रहा था, देवीलाल ने कहा दैट इफ़ हिज पार्टी वोन द इलेक्शन, कि अगर उसकी पार्टी की सरकार जीत जाती है इलेक्शन, तो फिर अगर उसका पार्टी जो है इलेक्शन जीत जाती है, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। उसकी सरकार जो है क्या करेगी? छोटे किसानों को और छोटे बिजनेसमैन का जो लोन है उसे माफ़ कर देगी। वेव ऑफ का मतलब यहाँ पर वेव का मतलब होता है माफ़ कर देना। ही प्रोमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। उसने वादा किया कि ये उसकी सरकार का पहला काम होगा, यानी सरकार बनते ही पहला काम वो क्या करेगी? जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं और फार्मर्स हैं उनके लोन को माफ़ करना। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, क्योंकि लोग मौजूदा सरकार से खुश नहीं थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रोमिस।
अब वो भी देवीलाल जी के प्रोमिस से, वादे से प्रभावित हो चुके थे। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, और जब चुनाव हुए, दे वोटेड ओवरवेलिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल, तो उन्होंने बड़े जोशो खरोश के साथ लोकदल के फेवर में वोट डाल दिए और उनके जो अलाइज ग्रुप के मेंबर्स थे, यानी दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स थे, उनके फेवर में। लोकदल और इसकी पार्टीज पार्टनर्स को 76 वोट मिले टोटल, किसमें से 90 सीट्स में से, यानी हरियाणा की स्टेट असेंबली की जो 90 सीट्स हैं उनमें से 76 लोकदल और उसके अलाइज पार्टनर्स को मिल गए। लोकदल अलोन वोन 60 सीट्स, और इसमें से भी अगर हम बात करें लोकदल की तो ये देख लीजिए कि एक मेजोरिटी बेसिस पर वोट इनके खाते में गए, यानी 60 सीट्स ओनली लोकदल को ही मिल गई और बाकी की 16 सीट्स जो है दूसरी उसकी अलाइज पार्टनर्स के हिस्से में आई। एंड थस हैड ए क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, जिससे कि ये साबित हो गया कि विधानसभा में उनका बहुमत है। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, कांग्रेस को उस समय सिर्फ 5 सीटें मिली। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस, एक बार इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो गया, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, और जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर, और उस समय के जो चुने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे, यानी विधानसभा के जो सदस्य थे, एमएलए जो थे, उन्होंने लोकदल वाले उन्होंने अपने एक मुख्य नेता का चुनाव किया कि हम किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और वो थे देवीलाल जी। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर ने भी यानी राज्यपाल जी ने भी क्या किया, नए चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, 3 दिन के बाद इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया गया, मीन्स चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। एज सून ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen। तो उनकी सरकार ने पहला कदम ये उठाया कि एक सरकारी आदेश जारी करके छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों और जो छोटे बिजनेसमैन थे, इसको हम कहते हैं छोटे उद्योगपति, ठीक है, तो उनके सबके लोन माफ़ कर दिए पहले ही ऑर्डर से। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, उनके दल का शासन 4 साल तक रहा। हालांकि नेक्स्ट इलेक्शन जो थे वो हेल्ड होने थे 1991 में, यानी 1991 में, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन 1991 में उनके दल को ज़्यादा जो वोट नहीं मिले, यानी वो वाला पहले वाला सपोर्ट नहीं मिला। द कांग्रेस वोन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और अब की बार कांग्रेस पार्टी जीत गई और उसने अपनी सरकार बनाई। अब बेटा नेक्स्ट पेज पर एक और क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, चुनाव जो होते हैं बेटा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियमित रूप से होते रहते हैं। We noted in chapter 1 that there were more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representative। हालांकि चैप्टर 1 आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि उस चैप्टर में भी ये लिखा गया था कि 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव होते रहते हैं प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए। We also read the elections are held in many countries that आर नॉट डेमोक्रेटिक, हमने उसमें ये भी देखा, और या फिर मैं आपको बता रही हूँ कि उस चैप्टर में लिखा गया था कि जिन देशों को हम डेमोक्रेटिक नहीं कहते हैं उनमें भी चुनाव होते रहते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, तो फिर यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, एक लोकतंत्र की कल्पना करते हैं वो भी बिना चुनाव के। A rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिना चुनाव के रूल किया जा सकता है बशर्ते कि लोग खुद आकर हर रोज़ जो है एक जगह पर बैठे,
टेक ऑल द डिसीजंस और देश से संबंधित सारे मुख्य फैसले लें। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 2, जैसा कि हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। किसी बड़े समुदाय में, बड़े देश के अंदर ये संभावना नहीं है, ये संभव नहीं है कि सभी लोग एक साथ बैठ जाएं। नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम, ना सबके पास एक समय पर टाइम है, एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स, और देश से संबंधित बड़े बड़े फैसले लेने की का ज्ञान भी सबके पास एक समान रूप से नहीं है। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। यही कारण है कि ज़्यादातर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के जरिए शासन करवाते हैं। इज़ देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? तो फिर कोई और तरीका है कि बिना चुनाव करवाए अपने प्रतिनिधियों को हम चुन सकें? लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। आइए एक कल्पना करते हैं एक सिचुएशन की कि जिसमें या तो उम्र के हिसाब से या फिर अनुभव के आधार पर हम अपने प्रतिनिधियों को चुन पाएँ। और ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, या एक ऐसे स्थान की कल्पना करते हैं जहाँ पर लोगों को उनकी शिक्षा के आधार पर चुना जाए या फिर ज्ञान के आधार पर चुना जाए कि उन्हें कितनी नॉलेज है। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल। तो यहाँ पर एक मुसीबत और कठिनाई का सामना हमें ये भी करना पड़ेगा कि कैसे ये डिसाइड हो कि किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है या किसको ज़्यादा नॉलेज है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजोल्व दीज डिफ़िकल्टीज। लेकिन आइए देखते हैं कि लोग इन सभी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। इस प्रकार की जगह पर इलेक्शन की सच में ज़रूरत नहीं है जहाँ एज, एक्सपीरियंस और नॉलेज को देखा जा रहा हो। कौन सी जगह पर? जहाँ पर हम अगर इलेक्शन करवा देते हैं और पब्लिक अपने आप अपने फेवरेट लीडर को वोट दे देती है। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस आ डेमोक्रेसी? लेकिन मान लो हम ये भी मान लेते हैं कि अगर किसी को नॉलेज के बेस पर या एक्सपीरियंस के बेस पर या एज के बेसिस पर वोट मतलब लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या इस टाइप के सिलेक्शन को हम एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वाला सिस्टम कह पाएंगे कि हम सब ने उसको चुना? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? और कैसे पता चलेगा कि लोग अपने प्रतिनिधियों को पसंद करते हैं या नहीं? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल? और कैसे ये डिसाइड होगा, कैसे हम सुनिश्चित करेंगे कि जो प्रतिनिधि हमने सिलेक्ट किए हैं वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? और ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जिनको लोग पसंद नहीं करते वो अपनी सीट छोड़ देंगे, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी सीट पर से रिजाइन दे देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? दिस रिक्वायर्स ए मैकेनिज्म। इसके लिए एक प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ेगी बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को नियमित अंतराल के बाद चुनेंगे, एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो। और अगर वो उनको नहीं लाइक करते तो फिर वो उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो वो मैकेनिज़्म क्या है? वो मैकेनिज़्म इलेक्शन है। क्योंकि अगर हम इलेक्शन नहीं करवाते और किसी को किसी के एक्सपीरियंस, एज या नॉलेज के बेस पर चुनते हैं तो उन्हें हम लंबे समय तक वो बरकरार रहेंगे। वो अगर काम अच्छा नहीं करे तो हम उन्हें हटा भी नहीं पाएंगे, और पहली बात उन्हें चूज करना ही मुश्किल है। इतनी वास्ट पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग नॉलेजफुल होते हैं, कितने लोग जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो इतने सारे लोगों की हमें ज़रूरत ना हो तो फिर कैसे हम रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे? This therefore elections are considered essential in our times for any representative democracy। इसीलिए ज़रूरी है कि जो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था होती है उसमें चुनाव करवाए जाएं। एक इलेक्शन में वोटर्स अपनी चॉइस को दिखा सकते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो उन लोगों को चुन सकते हैं जो उनके लिए कानून बनाएं। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। वे उन लोगों को चुन सकते हैं जो उनकी सरकार बनाएं, एंड टेक मेजर डिसीजन, और उनके मुख्य फैसले लें। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट। वे ऐसे दल को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार बनाने को सही दिशा निर्देश दे, एंड लॉ मेकिंग, और कानून बनाने में भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करे। यानी
हम अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुन सकते हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी राजनीतिक दल को वोट दे सकते हैं, हम किसी भी ऐसे पर्सन को वोट दे सकते हैं जो हमारे लिए कानून बनाए। लेकिन अगर हमने एक्सपीरियंस और उसके एज और नॉलेज के बेस पर चुना तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह जाएंगी और हम इसे ट्रू डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इसमें सभी लोगों की राय नहीं ली जाएगी और सभी लोगों के पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि किसको वो चुने। तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा कंसेप्ट। आप इस चैप्टर को रीड कीजिएगा और इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।